जय हिंद दोस्तों। जर्नी ऑफ हिमालयाज़ में आपका स्वागत है। इस जर्नी में हम जा रहे थे दिल्ली से मुनस्यारी, और अब तक पहाड़ों की ये हमारी सबसे लंबी रोड जर्नी थी। दिल्ली से हम सुबह 5 बजे चल पड़े थे और आज हमारी डेस्टिनेशन थी अल्मोड़ा। अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था और हमें हाईवे पे पीछे अभी आदि कैलाश का बोर्ड दिखा, जो कि महादेव के 5 कैलाशों में से एक है। दिल्ली से आदि कैलाश की दूरी 650 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें करीब 450 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है। मुनस्यारी पहुंचने के लिए हमें भी इसी आदि कैलाश वाले रूट पे ही जाना था। अब हम मेरठ हाईवे से राइट लेके मुरादाबाद हाईवे पे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि मुनस्यारी उत्तराखंड की कुमाऊं बेल्ट में पड़ता है, जिसका रास्ता काठगोदाम से होके जाता है। मेरठ ऋषिकेश देहरादून हाईवे उत्तराखंड की गढ़वाल बेल्ट में जाता है। अब हमें सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए थे और गाड़ी से ही सूर्यदेव को नमस्कार करके हम आगे बढ़ रहे थे। अब हम इस रोड जर्नी के पहले पड़ाव पे पहुंच गए थे, गढ़गंगा, जिसकी दिल्ली से दूरी है 102 किलोमीटर। दिल्ली वालों के लिए फटाफट गंगा स्नान करने के लिए गढ़गंगा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दिल्ली से सुबह चल के यहाँ गंगा मैया में डुबकी लगा के शाम तक दिल्ली वापस पहुँचा जा सकता है। ये जर्नी हम नवंबर के महीने में कर रहे थे। इस टाइम नॉर्थ इंडिया में पराली जलने के कारण काफ़ी धुआं रहता है, जिसके कारण गढ़गंगा से निकलते हुए हमें गंगा जी के दर्शन नहीं हुए। Continue on National Highway 9 for 4 kilometers. हमने अब मुरादाबाद हाईवे से रामपुर के लिए लेफ्ट ले लिया था। इस रास्ते पे आगे आना था इस जर्नी का हमारा दूसरा पड़ाव, हल्द्वानी और काठगोदाम। हल्द्वानी फिर काठगोदाम होते हुए ये रास्ता आगे नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर होते हुए अल्मोड़ा जाता है। हमारी कोशिश आज अल्मोड़ा पहुंचने की थी, जिसकी दिल्ली से दूरी है 359 किलोमीटर। दोस्तों, अब हम एंटर हो गए थे उत्तराखंड के अंदर। वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड आगमन पर आपका स्वागत है। हाईवे पे इस बोर्ड का दिखना एक पहचान है कि आप उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं। आप उत्तराखंड में चल रहे हैं, ये अनुमान लगाने के तरीके और भी कई सारे हैं, जैसे कि रास्ते पोल्यूशन फ्री हो जाएंगे, सड़क के दोनों तरफ हरियाली और जंगल आ जाएगा, आपको दूर पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे और आपको अपनी जर्नी और भी अच्छी लगने लगेगी। अब हम पहुंच गए थे काठगोदाम, जो था इस जर्नी का हमारा दूसरा पड़ाव। दिल्ली से काठगोदाम का डिस्टेंस है 277 किलोमीटर। सिटी ट्रैफिक में चलते हुए काठगोदाम क्रॉस करने में हमें 1 घंटा लग गया था।
हमने काठगोदाम क्रॉस कर लिया था। अब पहाड़ी रास्ते शुरू हो गए थे और हम बढ़ रहे थे अपने तीसरे पड़ाव की ओर, जो था भीमताल। अभी हमने पीछे एक बाइक वाले का एग्जाम्पल देखा। पहाड़ों पे मोड़ के ऊपर ओवरटेक करना काफी घातक हो सकता है। काठगोदाम से भीमताल का डिस्टेंस सिर्फ 21 किलोमीटर है। एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग टिप, इस 21 किलोमीटर के स्ट्रेच पे प्रॉपर गैप देख के ही ओवरटेक अटेम्प्ट करें। रोड नैरो है, काफी शार्प टर्न्स हैं। काठगोदाम से भीमताल के इस छोटे से स्ट्रेच पे काफी तेजी से ऑल्टीट्यूड भी गेन होता है। और क्योंकि नैनीताल और भीमताल बिजी रूट हैं, ट्रैफिक भी अच्छा खासा मिलता है। पानी की खुशबू आ रही है। अब हमने भीमताल क्रॉस कर लिया था और हम बढ़ रहे थे अपनी जर्नी के चौथे पड़ाव की ओर, जो था कैंची धाम। भीमताल से कैंची धाम का डिस्टेंस है 19 किलोमीटर। अगर आप कभी इस रूट पे आते हैं तो मान के चलिए कि काठगोदाम से कैंची धाम तक आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। अब हम पहुंच गए थे भारत की एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक डेस्टिनेशन पे, कैंची धाम। यहां श्रद्धालु हमारे देश के साथ साथ विदेशों से भी दर्शन करने आते हैं। कैंची धाम में पूजनीय श्री नीम करोली बाबा जी का आश्रम है और ये मंदिर समर्पित है बजरंगबली जी को। स्वर्गीय श्री नीम करोली बाबा जी को बजरंगबली का ही अवतार माना जाता है। कैंची धाम में मैंने पहले दर्शन कर रखे हैं। दर्शन करने का मन इस बार भी था, पर भीड़ काफी ज्यादा थी। यहां दर्शन करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता, जिसके चलते हम शाम तक अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाते। तो हमने गाड़ी से ही मंदिर के दर्शन किए, नीम करोली बाबा को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अब हम कैंची धाम क्रॉस कर चुके थे, पर ट्रैफिक था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर पहले हमने एक लंच ब्रेक लिया था। ये आज की हमारी तीसरी ब्रेक थी। ब्रेकफास्ट, फिर टी ब्रेक और अब लंच। इस रेस्टोरेंट का नाम था नीलकंठ रिवरव्यू और नीम करोली बाबा की इसकी एंट्री पे फोटो भी लगी हुई थी। इस इलाके में लोग नीम करोली बाबा और गोलू देवता को बहुत मानते हैं। लंच हम कर रहे थे इस रेस्टोरेंट की बालकनी में और नीचे कोसी रिवर का व्यू काफ़ी अच्छा था। कोसी रिवर जो आगे जाके कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके बहती है। पहाड़ों में ओपन रिवर व्यू के सामने बैठ के खाना खाना, दिस इज समथिंग आई कैन डू ऑल माई लाइफ।
लंच करके अब हम बढ़ रहे थे आज की अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो थी अल्मोड़ा। कैंची धाम से अल्मोड़ा 45 किलोमीटर दूर है। शाम के 5 बजने वाले थे। ज़्यादा ट्रैफिक मिलने के कारण आज हमें 12 से 13 घंटे लग गए थे दिल्ली से अल्मोड़ा पहुंचने में। अल्मोड़ा इस जर्नी का हमारा 5वां पड़ाव था। शाम के करीब 6:30 बजे हम आज अल्मोड़ा पहुंच गए थे। अल्मोड़ा की मार्केट में हमें थोड़ा जाम मिला, तो होटल लेते लेते हमें करीब आधा घंटा लग गया। अब हम अपने होटल के पास इस रेस्टोरेंट में आ रखे थे डिनर करने। एमिगोज रेस्टोरेंट की बालकनी से अल्मोड़ा की इन लाइट्स का व्यू काफ़ी अच्छा था। दोस्तों, आज था हमारी रोड जर्नी का दूसरा दिन। वैसे तो आज हमें बेरीनाग होते हुए चकोरी पहुंचना था, पर हमें नहीं पता था कि आज हमारी किस्मत में चकोरी नहीं बल्कि पिथौरागढ़ पहुंचना लिखा था। फिलहाल हम पहुंच गए थे चित्तई के गोलू देवता मंदिर में, जो है अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर। इस मंदिर को स्पेशल बनाती हैं मंदिर में लगी ये हजारों घंटियां, और घंटियों के साथ साथ लोगों द्वारा लगाई गई ये अनगिनत चिट्ठियां। इन चिट्ठियों में लोग अपनी मनोकामना लिख के यहां लगाते हैं, इस आशा में कि गोलू देवता उनकी फरियाद जरूर सुनेंगे। गोलू देवता भगवान शंकर का ही एक रूप है और इन्हें न्याय का देवता माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चंद्रवंश के एक सेनापति ने करवाया था। इस मंदिर और गोलू देवता के अगर इतिहास की बात की जाए तो वो कुछ यूं है कि एक बार एक राजा शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल में राजा को जब प्यास लगी तो उन्होंने अपने सेवक को पानी लाने का आदेश दिया। इस आदेश के चलते सेवक ने ध्यान में लगी एक महिला संत को परेशान किया और उस महिला संत ने गुस्से में आके राजा का अपमान कर दिया। राजा को वो महिला संत पसंद आई और राजा ने उनसे शादी कर ली। शादी के बाद राजा की अन्य रानियां इस नई रानी से जलने लगीं। इसी जलन में अन्य रानियों ने इस रानी के नवजात बच्चे को चुरा लिया और उस बच्चे की जगह एक पत्थर रख दिया। इस चुराए बच्चे को इन अन्य रानियों ने एक झील में फेंक दिया, जहां वो एक मछुआरे को मिला। समय के साथ उस बालक को जब अपनी मां के साथ हुए इस अन्याय का पता चला तो उसने इसका बदला लेने का निश्चय किया। वो बालक एक लकड़ी का घोड़ा लेके उसी झील पे जाता है और उस घोड़े को पानी पिलाने की कोशिश करता है। राजा के पूछने पर कि लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है, राजा के इस प्रश्न पर वो बालक राजा को उत्तर देता है कि जब एक महिला पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और राजा उस बालक को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता है। ये थी गोलू देवता और इस मंदिर की कहानी। ये मंदिर इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आकर्षण है।
यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु चिट्ठियां लगाते हैं और मनोकामना पूरी होने पे घंटियां चढ़ाते हैं। गोलू देवता मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके हम अब बढ़ रहे थे जागेश्वर धाम की ओर। इस रूट पे अल्मोड़ा तक अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है, पर अल्मोड़ा के बाद ये रूट काफी हरा भरा और आइसोलेटेड है। अल्मोड़ा के बाद इस रूट पे बस सड़क और जंगल ही दिखता है। इस रूट पे थोड़ी थोड़ी देर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे पहाड़ी गांव भी आते रहते हैं, जिससे जर्नी और अच्छी लगती है। बहुत हरे भरे पहाड़ हैं यार, एकदम लश ग्रीन साफ सुथरे हैं। अगर आप उत्तराखंड की गढ़वाल साइड में जाते हैं, वहां पे पहाड़ काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं और नीचे खाई काफी गहरी होती हैं। इसके विपरीत यहाँ कुमाऊं साइड में पहाड़ ज्यादा ऊंचे नहीं मिलते और जो वैलीज होती हैं वो बहुत लश ग्रीन और डेंस फॉरेस्ट वाली होती हैं। दूर दूर तक बस घने जंगल दिखते हैं। हाईवे से जागेश्वर धाम के लिए लेफ्ट लेके थोड़ा दूर चलने के बाद अब हम पहुंच गए थे जागेश्वर धाम और यह रास्ता था बहुत सुंदर। अब हम दर्शन करने जा रहे थे जागेश्वर धाम में। अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। जितना सुना था उससे ज़्यादा पाया। इस मंदिर की लोकेशन काफ़ी सुंदर थी। जागेश्वर धाम एक संरक्षित क्षेत्र है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 1870 मीटर है। मंदिर के चारों ओर देवदार का जंगल है। देवदार के वृक्षों के बीच में इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है।
मंदिर के बीच से होते हुए बह रही थी एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम। इस मंदिर की सुंदर शैली इस वाटर स्ट्रीम के साथ और भी सुंदर लग रही थी। जागेश्वर मंदिर की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। ऐसा अनुमान है कि यह मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है और इसका निर्माण 7 से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जागेश्वर धाम के कुछ मंदिरों का निर्माण किया था, पर इस तथ्य का कोई कंक्लूसिव प्रमाण नहीं है। निर्माण कब हुआ, किसने कराया, ये तो पता नहीं, लेकिन मंदिर था बहुत सुंदर। मंदिर में घूम के बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। मंदिर में घूमते समय मुझे तो एक अलग ही शांति और खुशी का अनुभव हो रहा था। जागेश्वर धाम 125 अलग अलग मंदिरों का एक समूह है। इनमें ज्यादातर मंदिरों में शिवलिंग विराजमान हैं। और जैसा नाम वैसा काम, जागेश्वर धाम समर्पित है भगवान शिव को। महाराज है, दूसरा चरण जागेश्वर, तीसरा जो है फिर जागेश्वर। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे थे नीचे बहती जल धारा की ओर। जागेश्वर धाम में अच्छा खासा समय बिताने के बाद मंदिर को एक आखिरी बार निहार के अब हम बढ़ चले थे आगे की ओर। तो दोस्तों, इस जर्नी के इस दूसरे दिन हम गोलू देवता के दर्शन कर चुके थे, जागेश्वर धाम के भी दर्शन कर चुके थे और ब्रेकफास्ट भी कर चुके थे। इस समय हम बढ़ रहे थे अपनी आज की डेस्टिनेशन की ओर, जो थी चकोरी। लेकिन ये रास्ता जा रहा था पिथौरागढ़। चकोरी जाने का रास्ता कब हम मिस कर गए पता ही नहीं चला।
अल्मोड़ा से चकोरी का डिस्टेंस है 108 किलोमीटर और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ का डिस्टेंस है 115 किलोमीटर। तो आज हमें करीब 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा चकोरी की बजाय पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए। इस रूट के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल टिप, इस रूट पे अल्मोड़ा तक रास्ता सीधा सीधा है, पर अल्मोड़ा के बाद हर मोड़ और चौराहे पे रास्ता पूछ के ही आगे बढ़ें, नहीं तो रास्ता भटक सकते हैं। अल्मोड़ा के बाद इस रूट पे प्रॉपर साइन बोर्ड्स नहीं हैं। गूगल मैप से भी कुछ खास मदद नहीं मिलती है। घने जंगल हैं, ट्रैफिक कम है और बीच बीच में रास्ता काफ़ी सुनसान होता है। इस रूट पे अल्मोड़ा तक ट्रैफिक थमने का नाम नहीं लेता और अल्मोड़ा के बाद ट्रैफिक मिलता नहीं है। रास्ता बेशक सुनसान है, पर अच्छी चीज़ ये है कि हर 1 घंटे में आप मान के चलिए कि कोई ना कोई छोटा गांव या कस्बा आता रहेगा। इधर पेड़ पौधे हैं बहुत ना। अब हम रास्ता पूछ पूछ के आगे बढ़ रहे थे। ये रास्ता जा रहा था पिथौरागढ़, पर यहाँ से चकोरी अभी भी पहुँचा जा सकता था। मुनस्यारी का रास्ता चकोरी से भी होके जाता है और पिथौरागढ़ से भी होके जाता है, पर ज़्यादातर लोग मुनस्यारी चकोरी वाले रास्ते से जाते हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ पास था, लेकिन चकोरी थोड़ा दूर था। मैं श्योर नहीं था कि पिथौरागढ़ तक पहुँचा जाए या चकोरी पहुँचा जाए। हाँ जी। चकोरी या पिथौरागढ़, इस कश्मकश में हम आगे बढ़े जा रहे थे। किसी भी लोकल आदमी से रास्ता पूछने पर वो हमें और कंफ्यूज कर रहा था। एक आदमी इसी रास्ते पे आगे बढ़ने को कहता था, तो दूसरा आदमी पीछे लौट जाने को कहता था। ये रास्ते एक भूल भुलैया की तरह थे, कोई भी रास्ता किसी भी डेस्टिनेशन पे जाके मिल जाता था। फाइनली हमने रास्ता यहाँ के 2 लोकल ड्राइवर्स से पूछा और उन्होंने हमारा एक तरह से सही मार्गदर्शन किया। उन लोकल ड्राइवर्स ने हमें बताया कि आज इस रास्ते से पिथौरागढ़ पहुंचना बहुत आसान है और इस रूट से चकोरी पहुंचने का रास्ता थोड़ा लंबा है। उन दोनों ड्राइवर भाइयों ने हमें यह भी कहा कि पिथौरागढ़ से मुनस्यारी का रास्ता थोड़ा सा लंबा है, फिर भी हम पिथौरागढ़ से मुनस्यारी ज़्यादा जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि उस रूट पे बहुत जगह डबल रोड है। इसके विपरीत चकोरी से मुनस्यारी तक सिंगल रोड है। तो कई लोगों से पूछने के बाद फाइनली हमने डिसाइड कर लिया था कि आज हमें पिथौरागढ़ ही पहुंचना है। इस रूट की सही जानकारी तो हमें उन दोनों ड्राइवर भाइयों से ही मिली थी, बाकी सबने तो कंफ्यूज ही किया था। लंच हमने स्किप कर दिया था और हम तेजी से बढ़ रहे थे पिथौरागढ़ के लिए। अब हमें नीचे दिख रही थी सरयू नदी। सरयू नदी के दूसरी ओर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे था पिथौरागढ़,
अब थोड़ी देर में सरयू नदी को एक ब्रिज से क्रॉस करके इन पहाड़ों पे हमें ऊपर चढ़ना था पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए। तो दोस्तों हमने सरयू नदी को ब्रिज से क्रॉस कर लिया था और अब हमारी गाड़ी चढ़ रही थी ऊपर की ओर पिथौरागढ़ के लिए। पिथौरागढ़ हमारी इस रोड जर्नी का छठा पड़ाव था और हमारी इस दूसरे दिन की रोड जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन। पिथौरागढ़ से अब हम बस 30 किलोमीटर दूर थे। सरयू नदी के दूसरी ओर चलते समय इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख के मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। ये सोच सोच के कि इतने ऊंचे पहाड़ों पे गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए। पर थैंक्स टू आवर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, रोड डबल थी और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हमारी गाड़ी मक्खन की तरह चल रही थी। पिथौरागढ़ की आखिरी 30 किलोमीटर की यह सड़क लाजवाब थी। दोस्तों अगर आप भविष्य में आदि कैलाश जाने का इरादा रखते हैं तो आपको इसी हिमालयन रूट पे आना है। आदि कैलाश जाने का इरादा मैं भी रखता हूं और ये इतनी बढ़िया कंडीशन की ऑल वेदर रोड देख के मेरा आदि कैलाश जाने का इरादा गाड़ी खुद ड्राइव करके बिल्कुल पक्का हो गया था। इस रूट पे गाड़ी ड्राइव करके धारचूला तक पहुंचना मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा था और आदि कैलाश का रास्ता धारचूला से ही आगे जाता है। हिमालय की इन लॉन्ग डिस्टेंस डेस्टिनेशंस की रोड जर्नी करने पे ही हमें ये एहसास होता है कि हमारा भारत देश कितना महान है। कितना आज एक लंबी ड्राइव करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे पिथौरागढ़। मैंने हिमालय में काफ़ी बड़े बड़े शहर देख रखे हैं लेकिन अभी तक पिथौरागढ़ से बड़ा शहर नहीं देखा था। पिथौरागढ़ तो ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ के ऊपर किसी ने पूरी दिल्ली बसा दी हो। पिथौरागढ़ हम 5 बजे पहुंच गए थे। होटल ढूंढते ढूंढते करीब 6:30 बज गए। आज लंच स्किप करने के कारण भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी। अपने होटल से आधे किलोमीटर का वॉक करके हम आए थे यहाँ इस सुंदर से कैफ़े में खाना खाने। यहाँ रीना ने खाए वेज फ्राइड राइस, मैंने खाए चिकन फ्राइड राइस और फादर ने खाना होटल में ही मंगा लिया था। तो खाना वाना खा के अब हम आ गए थे वापस अपने होटल में। हमने होटल पिथौरागढ़ के आउटर में लिया था, पिथौरागढ़ क्रॉस करने के बाद। इससे हमारा कल थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता, हम पिथौरागढ़ का जाम सुबह अवॉइड करते। कल की और आज की रोड जर्नी मेरे लिए थोड़ी सी टायरिंग हो गई थी। कल दिल्ली से अल्मोड़ा पहुंचने में हमें 12-13 घंटे लग गए थे और काफ़ी जाम भी मिला था, तो कल का दिन भी काफ़ी टायरिंग था। कल के मुकाबले आज की जर्नी इतनी लंबी नहीं थी लेकिन रास्ता पहाड़ी था। हमें काफ़ी टाइम लगा गोलू देवता मंदिर में और जागेश्वर धाम में। उसके बाद हम रास्ता भटक भी गए थे। पूछते पुछाते पिथौरागढ़ पहुंचना थोड़ा सा टायरिंग हो गया था। हमेशा की तरह अपने होटल की बालकनी में खड़े होकर मैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर रहा था। पहाड़ों की ये शांति बहुत लोगों के लिए थोड़ी डिप्रेसिंग होती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर मेरे लिए पहाड़ों की ये शांति रिलैक्सेशन और मेडिटेशन का काम करती है। तो हमें 2 दिन लगे थे दिल्ली से पिथौरागढ़ पहुंचने में और कल था हमारी जर्नी का तीसरा दिन। कल हमें सफ़र तय करना था पिथौरागढ़ से मुनस्यारी का। दोस्तों आज था हमारी रोड जर्नी का तीसरा दिन और आज हम जा रहे थे पिथौरागढ़ से मुनस्यारी।
मुनस्यारी जो थी हमारी इस रोड जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन। अगर हम मुनस्यारी चकोरी वाले रूट से जाते तो आज चकोरी से हमें मुनस्यारी पड़ता 96 किलोमीटर और पिथौरागढ़ से मुनस्यारी था 128 किलोमीटर। चकोरी की जगह पिथौरागढ़ वाले रूट से मुनस्यारी जाने पे हमें कल और आज का टोटल एक्स्ट्रा डिस्टेंस पड़ा करीब 40 किलोमीटर। मुनस्यारी जाते समय हम रास्ता भटके और पिथौरागढ़ वाले रूट से मुनस्यारी पहुंचे, पर मुनस्यारी से दिल्ली की वापसी का सफर हमने चकोरी वाले रूट से ही किया था। इस रूट पे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ी गांव देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी रूट से जाइए। दोनों रूट्स की तुलना में पिथौरागढ़ वाला रूट ज्यादा सुंदर है। दोस्तों, दिल्ली से मुनस्यारी की रोड जर्नी मुझे हमेशा याद रहेगी। ये एक बहुत सुंदर रोड जर्नी थी। ये तो एक कारण है इस रोड जर्नी के स्पेशल होने का, पर इस रोड जर्नी का मेरे जीवन में स्पेशल होने का असली कारण है कि ये मेरे फादर के साथ मेरी आखिरी रोड जर्नी थी। ये रोड जर्नी मैंने नवंबर 2024 में की थी और फरवरी 2025 में मेरे फादर हमारे बीच नहीं रहे थे। मेरे फादर एक बहुत ही सिंपल और सीधे साधे इंसान थे और बहुत ही जॉली नेचर के व्यक्ति थे। हमेशा खुश रहते थे, पुराने गाने गुनगुनाते रहते थे, पुरानी फिल्मों का बहुत शौक था उन्हें। उन्होंने पहाड़ों की कई जर्नीज मेरे साथ की थीं। मेरे साथ पहाड़ों में की गई हर जर्नी वो बहुत एंजॉय करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी बातें और यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। दोस्तों, अब हमने एक ब्रेक लिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। पहाड़ों में सुबह की ठंड, इस ठंड में पहाड़ों की चटकती धूप की हल्की हल्की गर्मी और पहाड़ों की ये खूबसूरत वादियां, ये सब मेरे लिए कुछ नया नहीं था और हमेशा की तरह इस मनमोहक वातावरण में ब्रेकफास्ट करने का लुत्फ मैं एक बार फिर उठाने वाला था। और हर बार की तरह इस बार भी हमने ब्रेकफास्ट में मंगाए थे चाय, पराठे और पहाड़ी सब्जी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम बढ़ रहे थे अपनी जर्नी के 7वें पड़ाव की ओर, जो था झौल झिबी। नीचे बह रही थी काली नदी जो आती है नेपाल से। नीचे वैली में काफी घना जंगल होने के कारण नदी दिखाई नहीं दे रही थी। मुनस्यारी के लिए भाई साहब कहाँ जाना है? मुनस्यारी 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 के लिए कहाँ जाना है? इधर ही? फिर कितनी दूर आगे से? हाँ जी। अच्छा, ये आर्मी एरिया है। 60 किलोमीटर पे धारचूला है, इंडिया नेपाल बॉर्डर आर्मी पापा को एरिया भेज में। दो यहाँ पे। हाँ? पापा को भेज दो, क्या पता पापा इधर ही आए हो। नेपाल बॉर्डर पे घुस के ना शॉपिंग करके आएंगे। हाँ वैसे चल सकते हैं अगर दूर नहीं है तो। अभी तो मुनस्यारी नहीं जाना क्या? कोई एक जगह हो सकती है, या वो नहीं, या फिर मुनस्यारी। मुनस्यारी चलो, वो आदि कैलाश में कर लेंगे। झौल झिबी में एक आर्मी कैंप के सामने मुनस्यारी का रास्ता पूछते समय रीना और मेरे फादर थोड़े से उत्तेजित हो गए थे, ये जान के कि यहां से नेपाल बॉर्डर काफी पास था। दोनों का एक साथ नेपाल की मार्केट में जाके शॉपिंग करने का मन हो उठा। फिर मैंने दोनों को याद दिलाया
कि इस जर्नी में हम नेपाल नहीं, मुनस्यारी जाने के लिए निकले थे। वैसे झौल जीबी से धारचूला सिर्फ 50 किलोमीटर के आसपास था। धारचूला से ही बहते हुए आती है काली नदी। काली नदी के एक छोर पे है इंडिया और दूसरे छोर पे है नेपाल। धारचूला में आप अपना आधार कार्ड दिखा के काली नदी को ब्रिज से पार कर सकते हैं नेपाल जाने के लिए, और शॉपिंग वगैरह करके नेपाल घूम के शाम तक आपको वापस आना होता है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए थे इस ब्रिज पे। यहां हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। नीचे बह रही थी गौरी गंगा नदी। मुनस्यारी की इस रोड जर्नी में हिमालय की 5 नदियां हमारी हमसफर बनी थीं। शुरुआत में कोसी नदी, फिर सरयू नदी, फिर काली नदी और अब गौरी गंगा। मुनस्यारी से दिल्ली वापस जाते समय हमें रामगंगा नदी का भी साथ मिला था। रामगंगा नदी आपके साथ साथ चलती है चकोरी वाले रूट से अगर आप मुनस्यारी आते हैं तो। गौरी गंगा के ऊपर बने इस ब्रिज से राइट लेने पे 30-40 किलोमीटर पे आता है धारचूला, और इस ब्रिज से लेफ्ट लेने पे 50-60 किलोमीटर पे आता है मुनस्यारी। गौरी गंगा नदी को ब्रिज से क्रॉस करके मुनस्यारी के लिए लेफ्ट लेने के बाद हम थोड़ा दूरी चले थे और हमें दिखा पहाड़ी बकरियों का ये झुंड। इन बकरियों ने सड़क पे चक्का जाम कर रखा था। इन नटखट बकरियों ने अपने चरवाहों की नाक में भी दम कर रखा था। ये चरवाहे इन्हें जहां से खोजने आते थे, ये बच के दूसरी तरफ भागने लग जाती थीं। इन चरवाहों और बकरियों की भागम भाग में हमें बहुत मजा आया था। ये आती है। दिल्ली से मुनस्यारी की आज तीसरे दिन की रोड जर्नी में अब हम बढ़ रहे थे मटकोट। मटकोट था इस जर्नी का हमारा 8वां पड़ाव। मटकोट तक हमें गौरी गंगा नदी के अब साथ साथ ही चलना था। दोस्तों, हिमालय में मैंने काफी लंबी ड्राइव्स कर रखी हैं। दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि इंडिया में हिमालय के अंदर टॉप 3 सबसे सुंदर रोड जर्नीज कौन सी हैं, तो मेरी टॉप 3 सबसे सुंदर रोड जर्नीज होंगी। नंबर 1 उत्तरकाशी से गंगोत्री, नंबर 2 पे मनाली से लेह, और नंबर 3 पे दिल्ली से मुनस्यारी। ये होंगी मेरी टॉप 3 इंडिया की सबसे सुंदर हिमालयन रोड जर्नीज। हालांकि आई बिलीव 90% लोग नंबर 1 रेट करेंगे मनाली से लेह की रोड जर्नी को। बेशक मनाली से लेह की रोड जर्नी करना इंडिया में ज्यादातर लोगों का सपना होता है। मैंने मनाली से लेह की रोड जर्नी बहुत पहले 2009 में की थी। उस समय पहाड़ों पे गाड़ी खुद ड्राइव करने का मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने मनाली से गाड़ी की थी ले जाने के लिए। उस जर्नी के बाद मुझे एक रात के लिए हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था, क्योंकि उस रूट पे ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। मनाली से ले नो डाउट बहुत सुंदर है,
पर उत्तरकाशी से गंगोत्री आखिरी 100 किलोमीटर का रास्ता मुझे मनाली लेह वाले रूट से भी ज्यादा सुंदर लगा। उत्तरकाशी से गंगोत्री के रास्ते में हरसिल वैली, निलोंग वैली, भैरव घाटी, इनकी सुंदरता का कोई जवाब ही नहीं है। वो एक अलग ही सपनों की दुनिया है। दोस्तों, दिल्ली से मुंशियारी मेरी सबसे रीसेंट रोड जर्नी है, नवंबर 2024। उत्तरकाशी से गंगोत्री और मनाली से लेह डेफिनेटली इंडिया की 2 सबसे सुंदर रोड जर्नीज हैं। पर अभी तक की अपनी की गई रोड जर्नीज के अनुभव के अनुसार मैं मुंशियारी को डेफिनेटली तीसरे नंबर पर रेट करूंगा। अगर मुंशियारी जाएंगे चकोरी वाले रूट से तो ये तीसरी सबसे सुंदर रोड जर्नी नहीं है। पर अगर मुंशियारी जाएंगे पिथौरागढ़ वाले रूट से तो डेफिनेटली ये रोड जर्नी तीसरी सबसे सुंदर रोड जर्नी होगी इंडिया की। हमारे लिए रास्ता भटक के पिथौरागढ़ वाले रूट से मुंशियारी जाना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। रास्ता भटकने के चलते हम ज्यादा सुंदर रूट एक्सप्लोर करके मुंशियारी पहुंचे और वापसी में हमने चकोरी वाला रूट भी एक्सप्लोर कर लिया। इसलिए रास्ता भटकने से नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हुआ। फिलहाल तीसरे दिन की इस रोड जर्नी के खूबसूरत नजारों को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़े जा रहे थे। हिमालय की इस जर्नी में आगे बहुत सी रोड जर्नीज करनी अभी बाकी हैं। हिमालय में आगे आने वाली रोड जर्नीज को लेकर मैं काफी उत्साहित हूं। ये देखने के लिए कि अपनी टॉप 3 की इस लिस्ट में आगे कोई उलटफेर होता है या नहीं। अभी तक की अपनी टॉप 3 सबसे सुंदर रोड जर्नीज को आने वाले समय में कोई रोड जर्नी टक्कर देती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वो देखो वाटरफॉल। So beautiful. अब हम मटकोट पहुंचने वाले थे। मटकोट से थोड़ा पहले एक हॉट वाटर स्प्रिंग आता है, गर्म पानी का कुंड। उस गर्म पानी के कुंड में मेरा एक डुबकी लगाने का मन था। अब मन हो रहा था जल्दी से उस कुंड पे पहुंचें, एक ब्रेक लें और गरम गरम पानी में गोते लगाएं। आप हिमालय में एक लंबी रोड जर्नी करें और आपको खराब रास्तों से ना निपटना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता।
वो देखो पानी के अंदर रेनबो। ये बहुत अच्छा था। हमने सोचा था कि मडकोट हॉट वाटर स्प्रिंग पे पहुंच के ही हम ब्रेक लेंगे, पर अब ये रास्ता इतना सुंदर होता जा रहा था कि हमने एक ब्रेक ले ही ली। और इस ब्रेक के दौरान मैं लग गया गौरीगंगा नदी के इस तेज बहाव को निहारने में। अब हम पहुंच गए थे मडकोट हॉट वाटर स्प्रिंग की लोकेशन पे। यहाँ से बस हमें नीचे 100 मीटर का वॉक करना था गर्म पानी के कुंड पे पहुंचने के लिए। मडकोट एक छोटा सा कस्बा है जो इस लोकेशन से सिर्फ 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे था। और मडकोट इस जर्नी का हमारा 8वां पड़ाव था। सल्फर की मात्रा होने के कारण पहाड़ों में ये नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स बनते हैं। सल्फर के कारण ये पानी गर्म भी होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जीत गए। दोस्तों हमने अब मडकोट पार कर लिया था और अब गौरीगंगा नदी को ब्रिज से क्रॉस करके हम ऊपर चल रहे थे मुनस्यारी के लिए। मडकोट से मुनस्यारी का डिस्टेंस है 21 किलोमीटर और यहाँ रास्ता थोड़ा सा खराब भी है और स्टीप भी है। इस स्ट्रेच पे रोड भी ज्यादातर सिंगल है। मडकोट मुनस्यारी से पहले एक छोटा सा गांव है। इस गांव में करीब 350 परिवार रहते हैं। मडकोट हॉट वाटर स्प्रिंग में जो बच्चे हमें मिले थे वो मडकोट से ही थे। वो चुलबुले बच्चे स्कूल के बाद गर्म पानी के कुंड में मस्ती करने आ रखे थे और उन बच्चों के साथ गर्म पानी के कुंड में थोड़ी सी मस्ती मैंने भी कर ली। उन बच्चों के साथ पानी में थोड़ी उछल कूद करके पानी में रेस लगा के मुझे ऐसे लगा जैसे एक पल के लिए मेरा बचपन लौट आया हो।
हमने उन बच्चों को कुछ चॉकलेट्स दी, उन्हें मटकोट ड्रॉप किया और मुनस्यारी के लिए आगे बढ़ गए। मुनस्यारी की इस 3 दिन की लंबी रोड जर्नी में अब बचा था आखिरी 45 मिनट का रास्ता। पर यह रास्ता इतना आसान नहीं था। सिंगल रोड, खड़ी चढ़ाई और बीच बीच में कच्चे रास्ते। सरल भाषा में ये थी इस रास्ते की पूरी व्याख्या। मुनस्यारी का रास्ता सुंदर तो बहुत है, पर आसान कितना है कितना नहीं, ये अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा जवाब होगा कि ये रास्ता बहुत डिसेप्टिव है। मुनस्यारी के वीडियोस देखेंगे तो ये रास्ता आपको आसान लगेगा, पर आसान बिल्कुल नहीं है। इसमें पहाड़ी रास्ता 300 किलोमीटर से ऊपर है, जो कि बहुत लंबी ड्राइव होती है पहाड़ों में। बीच बीच में रास्ता काफी घुमावदार है, ब्लाइंड टर्न्स हैं। जब तक आप रियलाइज करते हो कि सामने से गाड़ी आ रही है, गाड़ी आपके सिर पे आ चुकी होती है और आती भी तेज है क्योंकि सड़क अच्छी है। लेकिन बीच बीच में सड़क बहुत जगह कच्ची भी हैं, रास्ते संकरी भी हैं और बहुत जगह गाड़ी बहुत हाइट पे चलती है और बीच बीच में रास्ते सुनसान भी हैं। ये हैं मुनस्यारी की रोड जर्नी के कुछ चैलेंजेस। ये रोड जर्नी खुद ड्राइव करके किसको करनी चाहिए किसको नहीं, ये तो अपनी अपनी इंडिविजुअल कॉल है। तो 3 दिन की लंबी रोड जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच गए थे मुनस्यारी। मुनस्यारी का मतलब है बर्फ वाली जगह और मुनस्यारी के ऊपर एक बहुत ही फेमस मुहावरा है, 100 संसार एक मुनस्यार। माने 100 संसारों की खूबसूरती एक तरफ, मुनस्यारी की खूबसूरती एक तरफ। मुनस्यारी की इन वादियों को देख के समझ में आ रहा था कि मुनस्यारी के ऊपर यह मुहावरा क्यों लिखा गया है। आज तीसरे दिन करीब 4:30 के आसपास हम मुनस्यारी पहुंच गए थे और खड़े थे अल्पाइन ग्लो कैफे मुनस्यारी के सामने। ये कैफे मुनस्यारी की मेन मार्केट में ही था। ना जाने क्यों मुझे पहाड़ों का नॉनवेज कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा था, इसलिए यहां भी मैंने चिकन फ्राइड राइस ही ऑर्डर किए थे और साथ में हमने ऑर्डर की थी चॉकलेट कॉफी। कैफे के ओनर ने इस कैफे को अंदर से बहुत ही क्रिएटिव अंदाज में डिजाइन किया था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। इस कैफे से 5 मिनट के वॉक पे हमारा होटल भी था। होटल की लोकेशन बहुत अच्छी थी, मार्केट से सिर्फ 5 मिनट का वॉक था और हमारे रूम की खिड़की से सामने नजर आती थी पंचचूली पीक्स। फिलहाल मुनस्यारी में बादल छाए थे, तो पंचचूली पीक्स के दर्शन कराऊंगा अपने मुनस्यारी के आने वाले वीडियोस में। कैफे के डिजाइन को देख के साफ प्रतीत हो रहा था कि कैफे का ओनर एक फुटबॉल प्रेमी था, जैसे मैं एक क्रिकेट प्रेमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको दिखाई दिल्ली से मुनस्यारी की रोड जर्नी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मुनस्यारी के बारे में 100 संसार एक मुनस्यार क्यों कहा जाता है, ये आपको दिखाऊंगा मुनस्यारी के अपने आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम कराएंगे आपको मुनस्यारी भ्रमण।
और करेंगे एक छोटा सा ट्रेक खलिया टॉप का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।